राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका परिचय अरविंद घोष के व्यक्तित्व से कराऊंगा। अरविंद घोष के राजनीतिक विचार। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अरविंद घोष के राजनीतिक विचार, राजनीतिक चिंतन, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक धारणाएं क्या क्या है। तो आइए हम अरविंद घोष के पॉलिटिकल आइडियाज़ के विषय में डिस्कस करते हैं। अरविंद घोष का राजनीतिक जीवन काफ़ी छोटा रहा है। 1905 से लेकर के 1910 तक वास्तव में उन्होंने भारत की सक्रिय राजनीति में भाग लिया। इसके बाद वो आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश कर गई और पांडिचेरी आश्रम में रह करके आध्यात्मिकता में लीन हो गई। सक्रिय राजनीति में रहकर वे पश्चिम संस्कृति के समर्थक हो गए थे। भारत में आकर उन्होंने नए क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों से संपर्क किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ने उनको गहराई से प्रभावित किया। उनके राजनीतिक विचारों में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार है उस समय की ब्रिटिश भारत की राजनीतिक व्यवस्था। उन्होंने ब्रिटिश भारत की राजनीतिक व्यवस्था का कड़ा खंडन किया है, आलोचना की है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों का कार्य भारतीयों को सभ्य बनाना नहीं बल्कि हर क्षेत्र में उनका शोषण व दमन करना है। उनका कहना था कि भारत के लोगों द्वारा अंग्रेज़ों को श्रेष्ठ समझना केवल एक भ्रम है। भारतीय किसी भी क्षेत्र में अंग्रेज़ों से कम नहीं है और भारत के लोग भी शासन करने में सक्षम हैं। वे अंग्रेज़ों से भी अच्छी शासन व्यवस्था संचालित कर सकते हैं। उनका कहना था कि भारत में स्थापित ब्रिटिश राजनीतिक ढांचा भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल नहीं। उन्होंने माना कि ब्रिटिश भारत की नौकरशाही ब्रिटेन के हितों को पूरा करना अपना कर्तव्य मानती। अरविंद घोष ने भारतीय ब्रिटिश शासन के व्यापारिक और शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन में भारतीयों के हित कभी सुरक्षित नहीं रह सकते क्योंकि ब्रिटिश शासन का एकमात्र उद्देश्य भारतीयों का हर क्षेत्र में शोषण करके ब्रिटेन के हितों की पूर्ति करना है। यानी अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक विचारों में सबसे पहले ब्रिटिश भारत की तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था की कड़ी आलोचना की। उनका कहना था कि जिस तरह से ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन के विद्वान ये मानते हैं कि वो भारत के लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, सुसंस्कृत बनाने आए हैं, ये एक कोरा भ्रम है। वास्तव में उनका लक्ष्य भारत का हर क्षेत्र में शोषण करना है और वो हर क्षेत्र में शोषण कर भी रहे हैं। इसलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन व्यवस्था की कड़ी आलोचना की है। अरविंद घोष ने राज्य के बारे में अपने विचार काफ़ी सार्थक दिए। उनके विचार में राज्य मानव कल्याण का एकमात्र साधन है। राज्य कभी साध्य नहीं हो सकता। उनके विचार में राज्य कुछ विशिष्ट लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिसे सामूहिक स्वार्थवाद के कल्याण के लिए कार्य नहीं करता। यानी अरविंद घोष का जो राजनीतिक धारणा है उसमें ये बात निकल करके आती है कि राज्य जो है वो आम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, आम लोगों के कल्याण के लिए नहीं है, बल्कि राज्य कुछ ही महत्वपूर्ण लोगों को प्रतिनिधित्व करता है और जो आम लोगों के कल्याण कार्य है वो राज्य नहीं कर पा रहा।
अरविंद घोष ने जर्मी बेंथम के उपयोगितावाद सिद्धांत, जिसे यूटिलिटेरियन थ्योरी कहा जाता है, उसकी भी कड़ी आलोचना की। जर्मी बेंथम ने कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। ये पॉलिटिकल कंसेप्ट जर्मी बेंथम ने दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सुख पहुंचाया जाए, यही एक अच्छा शासन है। लेकिन अरविंद घोष अपने राजनीतिक विचारों में कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की बजाय सभी व्यक्तियों के अधिकतम सुख, यानी अधिकतम नहीं बल्कि सभी व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो। इसी को अरविंद घोष ने अपनी राजनीतिक धारणा बनाया, क्योंकि अरविंद घोष का जो राजनीतिक लक्ष्य था वो आम व्यक्ति था। अरविंद घोष जो है किसी प्रकार की डिजिट में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने आम जनता के कल्याण के लिए राज्य रूपी संस्था को उचित नहीं माना। उनका मानना था कि राज्य सभी लोगों की भलाई के लिए कार्य नहीं करता। राज्य समाज में कुछ लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है जो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए अरविंद घोष समस्त जनता के कल्याण के लिए राज्य रूपी संस्था के कार्य को सीमित करना चाहते थे। उनका मानना था कि राज्य एक आवश्यक बुराई भी नहीं है, लेकिन राज्य व्यक्ति के स्वतंत्र विकास में सहायक नहीं है, क्योंकि राज्य अनेक प्रकार के अवरोधक, अनेक प्रकार के प्रतिबंध मानव स्वतंत्रता पर लगाता है। अरविंद घोष का भी मानना था कि मनुष्य एक स्वतंत्र विवेकशील प्राणी है और वह अपने हितों के बारे में जागरूक है। इसलिए राज्य रूपी संस्था को निरंकुश बनाने की आवश्यकता नहीं है। अरविंद घोष ने राज्य को यांत्रिक बताया, जिसकी अपनी कोई आत्मा नहीं है, न इसमें किसी प्रकार की नैतिकता विद्यमान है। यानी राज्य रूपी संस्था जो है वो पूरी तरह से अनैतिक है। राज्य किसके हित में कार्य कर रहा है, किसके हित में कार्य नहीं कर रहा, इस तरह के राज्य में कोई संवेदना नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। इसलिए राज्य के कार्यों को सीमित करना चाहिए, क्योंकि राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा अवरोधक है। राज्य कुछ ही लोगों को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, राज्य सभी लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। इसलिए राज्य के कार्यों का दायरा सीमित होना चाहिए। अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक विचारों में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन किया। उनका मानना है कि राष्ट्रवाद कोई भूमि का एक टुकड़ा नहीं है और ना ही ये लोगों का एक समूह है। उन्होंने राष्ट्र को माँ के रूप में माना है और राष्ट्रवाद को एक धर्म मानना है कि ऐसा धर्म है जिसका तुम्हें पालन करना पड़ेगा, और यदि तुम सच्चे और राष्ट्रवादी बनना चाहते हो तो तुम राष्ट्रवाद के इस धर्म को स्वीकार करना चाहते हो तो तुम इसे एक धार्मिक भावना के साथ स्वीकार करो। अरविंद घोष ने राष्ट्रवाद की आध्यात्मिक दृष्टिकोण से व्याख्या की। यानी घोष के विचारों में राष्ट्र जो है कोई भूमि का एक टुकड़ा नहीं है, जगह नहीं है, भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, जनसंख्या का समूह नहीं है, बल्कि एक माँ के रूप में है, एक धर्म के रूप में है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना पड़ेगा, और वो भी धार्मिक भावना के साथ। लेकिन अरविंद घोष का राष्ट्रवाद हिंदू राष्ट्रवाद नहीं है। राष्ट्रवाद के विषय में उनका दृष्टिकोण विश्वव्यापी है। उनका राष्ट्रवाद मानवतावाद और विश्व बंधुत्व पर आधारित है। उनका मानना है कि जब तक भारत स्वतंत्र नहीं होता तब तक वह विश्व का आध्यात्मिक गुरु नहीं बन सकता। तो अरविंद घोष ने एक प्रकार से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन कहा है कि राज्य के सभी लोग जो हैं वो राष्ट्र को एक भूमि का टुकड़ा ना माने, लोगों का समूह ना माने, बल्कि एक धर्म के रूप में धारण करे, धार्मिक भावना के साथ करे, मानवतावादी विचारों से, विश्व बंधुत्व के दृष्टिकोण से जो है उसका धारण करें। अरविंद घोष ने स्वतंत्रता पर बल दिया और उन्होंने स्वतंत्रता के आध्यात्मिक स्वरूप का समर्थन किया। आध्यात्मिक स्वरूप का मतलब है कि आध्यात्मिक स्वतंत्रता से ही व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सकता है।
प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी आत्मा को जागृत करना चाहिए। यानी जो स्वतंत्रता है वो शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है। जब आत्मा का विकास होगा, आत्मा स्वतंत्र होगी, तो भौतिक विकास अपने आप स्वतंत्र होगा, उसका विकास हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाहरी स्वरूप में उन्होंने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्वतंत्रता को महत्व दिया है। अरविंद घोष ने बाह्य स्वतंत्रता की तुलना में आंतरिक स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया। उनका मानना था कि जब तक व्यक्ति को आत्मिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करते। जब तक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता का तब तक कोई महत्व नहीं है। अरविंद घोष जो है सीमित स्वतंत्रता के पक्ष में थे। उन्होंने स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप का समर्थन किया है। उनका कहना है कि प्रतिबंध रहित स्वतंत्रता मनुष्य के आत्मिक कल्याण के लिए हितकारी नहीं है। व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों का अवश्य ही पालन करना चाहिए। प्राकृतिक नियमों का पालन करने से ही व्यक्ति की आत्मा का विकास होता है। उनका कहना था कि व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उसके व्यवहार से प्रकट नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मा के विकास से प्रकट होती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्राकृतिक नियमों का पालन करने से व्यक्ति दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करता है और वह किसी भी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करने का प्रयास नहीं करता। अरविंद का मानना है कि स्वतंत्रता आत्मा का ही एक भाग है। जहाँ स्वतंत्रता है वहीं आत्मा है। यह एक प्राचीन सिद्धांत है और यह किसी से नहीं डरता। राजनीतिक दर्शन का अंतिम उद्देश्य यही सिद्धांत होना चाहिए। अरविंद घोष ने भारत में स्वराज्य पर भी अपना राजनीतिक चिंतन प्रस्तुत किया है। अरविंद घोष का मानना था कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करनी और स्वराज्य का भी यही अर्थ है। उनका अंतिम लक्ष्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रयास करना है। उन्होंने उदारवादियों की तरह औपनिवेशिक सरकार या अधिराज्य की मांग कभी नहीं की। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्राप्ति पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वराज्य हमारा विचार विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता है और हम दावा करते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी प्रकृति एवं आदर्शों के अनुसार अपनी सामर्थ्य द्वारा अपना जीवन जीने का अधिकार हो। अरविंद घोष का कहना था कि स्वराज की प्राप्ति के द्वारा ही भारतीयों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास हो सकता है। और स्वराज्य का इसलिए भी समर्थन करते हैं कि यह राष्ट्रीय जीवन की प्राप्ति ही संभव, इसी से राष्ट्रीय जीवन की प्राप्ति संभव है। यानी स्वराज्य के द्वारा व्यक्ति जो है अपने राष्ट्र के प्रति और ज़्यादा श्रद्धा रखेगा, निष्ठा रखेगा और व्यक्ति का जीवन जो है व्यक्तिगत जीवन न होकर के वो राष्ट्रीय जीवन में बदल जाएगा। अरविंद घोष ने स्वराज की प्राप्ति के लिए कांग्रेस द्वारा अपनाए गए साधनों की निंदा की है। उनका मानना था कि केवल संवैधानिक साधनों से इस तरह की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त नहीं की जा सकती। इसके जगह सशस्त्र विद्रोह और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे साधनों को अपनाने की आवश्यकता है। सशस्त्र विद्रोह में बताया कि हिंसा का उत्तर हिंसा द्वारा ही दिया जा सकता है। हिंसा का उत्तर हिंसा के द्वारा दिया जा सकता है। उनका कहना था कि अगर किसी भी देश को सशस्त्र विद्रोह द्वारा स्वतंत्रता मिलती है तो उसे हिंसा का मार्ग अपना लेना चाहिए। इसके साथ साथ अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध का भी अपना विचार व्यक्त किया।
उन्होंने 1906 में हिंसा का मार्ग त्याग कर निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को अपनाने पर बल दिया। उनके निष्क्रिय प्रतिरोध का अर्थ है कि सरकार को किसी प्रकार का सहयोग न करके उसकी शासन व्यवस्था के सफल संचालन में बाधा उत्पन्न करना। अरविंद घोष ने निष्क्रिय प्रतिरोध में ब्रिटिश सामान का बहिष्कार, सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार, सरकारी न्यायालयों का बहिष्कार, सरकारी पदों का बहिष्कार एवं सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करना। उनका कहना था कि अगर सरकार आंदोलनकारियों के निष्क्रिय प्रतिरोध का हिंसा द्वारा दमन करती है तो उन्हें भी स्वराज की प्राप्ति के लिए ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसा का मार्ग अपना लेना चाहिए। अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक विचारों में मानव एकता के आदर्श पर बल दिया है। ये 1947 उन्होंने पुस्तक लिखी थी, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, मानव एकता के आदर्श। ये उनका एक महत्वपूर्ण पॉलिटिकल कंसेप्ट है। उन्होंने पूरे विश्व की मानवता के एकीकरण पर बल दिया। प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से द्रवित होकर घोष ने वैश्विक एकता पर अपना ध्यान आकृष्ट किया था। उन्होंने जर्मन दार्शनिक हेगल की राष्ट्र राज्य की जो धारणा थी उससे पार जाकर के पूरे विश्व में बंधुत्व व एकता के सूत्र में पूरी दुनिया को बांधने का प्रयास किया। अरविंद घोष ने कहा कि पूरे विश्व की भावना को राष्ट्र से ऊपर उठना पड़ेगा। राष्ट्रीय राज्य की धारणा से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे हम विश्व राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। विश्व राज्य के लिए उन्होंने 4 प्रकार के संयुक्त राज्यों की कल्पना की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य यूरोप, संयुक्त राज्य एशिया और संयुक्त राज्य अफ्रीका। इन चारों को मिलाकर के एक कन्फेडरेशन यानी महासंघ का निर्माण करने या विश्व राज्य का निर्माण करने पर उन्होंने बल दिया। उनका मानना था कि विश्व में मानव एकता के आदर्श को स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय राज्य की सीमाओं को पार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रवाद की सीमा से बाहर जाना होगा। उसे पूरे विश्व की मानव एकता का विचार अपने मन में धारण करना होगा। पूरे विश्व में मानव एकता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व बनना होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विश्व राज्य में प्रत्येक मानव को अपने समूह के निर्माण का अधिकार होगा, लेकिन इन समूहों को पूरे विश्व में संपूर्ण मानव के कल्याण के लिए कार्य करने होंगे। ये समूह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे विश्व में मानवीय एकता का आदर्श नष्ट हो। इसलिए विश्व संघ या विश्व राज्य की धारणा संपूर्ण मानवता के कल्याण से जुड़ी हुई है। अरविंद घोष एक अंतर्राष्ट्रीयवादी राजनीतिक विचारक थे, जिन्होंने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए वैश्विक संघ की योजना पर अमल करने का आह्वान किया। अरविंद घोष का राष्ट्रवाद संकीर्ण राष्ट्रवाद नहीं था, बल्कि विशाल राष्ट्रवाद था। उन्होंने इस बात का गहराई से अनुभव किया कि विश्व के सभी राज्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी अकेला राष्ट्रीय राज्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। संपूर्ण मानव जाति अपने हितों की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर है और ये निर्भरता ही विश्व में मानव एकता के आदर्शों को स्थापित कर सकती है। अरविंद घोष का यह भी विचार था कि संपूर्ण मानवता के विकास के लिए हमें राष्ट्रवाद का अतिक्रमण करना होगा और प्रत्येक मानव को यह मानकर चलना होगा कि वह अपने राज्य का भी सदस्य है और विश्व राज्य का भी सदस्य है। उसका यह विचार पूरे विश्व में मानव एकता के आदर्श को स्थापित कर सकता है। उनका विचार था कि विश्व संघ में प्रत्येक छोटे बड़े राष्ट्र को आंतरिक स्वतंत्रता और आत्म निर्णय लेने का भी अधिकार हो।
विश्व संघ में अनेक प्रकार की बाधाएं भी आ सकती है, ऐसा उनका मानना था। और इन बाधाओं को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें इस तरह का प्रयास करना होगा जिससे ये बाधाएं जो है दूर हो सके। यानी प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा तो इन बाधाओं को हम आसानी से दूर कर सकते हैं और विश्व में मानव एकता के आदर्श को स्थापित कर सकते हैं। अरविंद घोष पूंजीवाद के घोर विरोधी थे। वो पूंजीवाद को समाजवाद के विरुद्ध मानते थे और उनका मानना था कि पूंजीवाद से अमीर अधिक अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब और ज़्यादा गरीब बनते जा रहे हैं। उन्होंने भारत में मजदूरों और शोषितों के लोगों के हितों की वकालत की। उनका मानना था कि भारत में गरीबी, बेरोजगारी, निर्धनता का मुख्य कारण ब्रिटेन की कुटिल आर्थिक नीति है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार ने कभी भी मजदूरों के हितों की ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी आलोचना की क्योंकि उनके विचार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मध्यम वर्ग की पार्टी बनकर रहेगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है मजदूरों का किसी प्रकार से रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सदैव उच्च और शिक्षित वर्ग के हितों की ओर ध्यान दिया। उन्होंने श्रमिकों के हितों के संरक्षण के लिए उचित प्रयास नहीं किए। उनका मानना था कि श्रमिक वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है और जब तक श्रमिक वर्ग का शोषण होता रहेगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। श्रमिक को अधिक आर्थिक और राजनीतिक रूप से जागृत करने के लिए एवं बंगाल में आंदोलन को सफल बनाने के लिए उन्होंने मजदूरों को भी भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक विचारों में कानून के शासन का समर्थन किया। उनका मानना था कि अगर कानून जनमत की अवहेलना करके बनाए जाते हैं तो उस कानून के क्रियान्वयन में आम जनता का हित हो, आम जनता की आवाज़ जुड़ी है। यदि कानूनों को ज़बरदस्ती लागू किया जाता है, जनता पर थोपा जाता है, तो जनता उस कानून का आंदोलन करके अवज्ञा कर सकती है। इसलिए कानून के शासन में आम जनता का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित जुड़ा होना चाहिए। जब तक कानून निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती तब तक जनता उसका सहर्ष पालन नहीं करती। अरविंद घोष का यह भी कहना था कि आम जनता को विदेशी शक्ति द्वारा बनाए गए कानूनों जो हितों के अनुकूल न हो उन पर ज़बरदस्ती थोपे जाएं, विरोध करना चाहिए। अरविंद घोष समाजवाद के पक्के समर्थक थे। वो चाहते थे कि भारत में समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था से गरीब और अमीर के बीच जो डिफरेंस है वो लगातार बढ़ता रहता है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं का उदाहरण देकर बताया कि पूंजीवाद लगातार कमज़ोर होता जा रहा है जबकि समाजवाद का फैलाव बढ़ता ही जा रहा है। उन्होंने यही माना कि पूंजीवादी व्यवस्था के कारण भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। भारत की कमज़ोर अर्थव्यवस्था के पीछे ब्रिटेन की गलत आर्थिक नीतियों को लागू करना है। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर भारत में समाजवादी ढांचा स्थापित किया जाता है तो गरीब और अमीर के बीच अंतर है वो न्यूनतम होगा और देश के अंदर जो आर्थिक विसंगति हैं वो धीरे धीरे समाप्त होगी। अरविंद घोष ने भारतीयों के लिए आत्मविश्वास बनाए रखने पर भी बल दिया। उनका मानना था कि भारतीय लोगों को अपने आप इस प्रकार का आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम जो है श्रेष्ठ हैं, विदेशी लोग श्रेष्ठ नहीं हैं और अपने मन से विचार निकाल देना चाहिए कि अंग्रेज सभ्य हैं, अंग्रेज शिष्ट हैं, अंग्रेज सर्वोच्च हैं और भारतीय सभ्य अशिष्ट या कमज़ोर है। उन्होंने कहा कि भारतीयों को अपनी शक्ति की पहचान करनी चाहिए। आत्मविश्वास के साथ साथ अंग्रेजी शासन की हर शोषणकारी नीति का डटकर मुकाबला करना चाहिए।
ब्रिटिश अधिकारियों के बारे में उन्होंने कई बार व्यंग करते हुए कहा है कि वे अशिष्ट हैं, व धूर्त है, उनका शासन दोषों से भरपूर है, उनमें किसी प्रकार की उदात्त भावना नहीं, उनका व्यवहार गुलामों पर हुक्म चलाने वाला जमींदारों जैसा है। और इन सब में मुझे आपत्ति नहीं, मुझे तो केवल यह कहना है कि बहुत ही साधारण इंसान है जिन्हें अद्वितीय परिस्थितियाँ हाथ लग गई हैं। वे साधारण कोटि के मानव है, वे सचमुच साधारण कोटि के मानव ही नहीं बल्कि साधारण कोटि के अंग्रेज, संकुचित हृदय तथा वर्णित वृत्ति से परिपूर्ण है। तो एक प्रकार से अरविंद घोष ने भारत के लोगों का आह्वान किया है कि हमें अपने आप में हीन भावना नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आत्मविश्वास रखना चाहिए कि हम अपने आप में श्रेष्ठ हैं, हम अपने आप में पूर्ण हैं। अंग्रेज जो है किसी प्रकार से सभ्य शिष्ट या हमसे किसी क्षेत्र में आगे बढ़ करके नहीं है। अरविंद घोष के बारे में डॉक्टर कर्ण सिंह का भी कहना है कि भारत का लक्ष्य ब्रिटिश आधिपत्य से पूर्ण मुक्ति पाने का होना चाहिए। इस मुक्ति के लिए उसे अपने विदेशी शासकों की कृपा व दया पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अपनी आंतरिक शक्ति व बल के अधीन भंडार का सहारा लेना चाहिए। अरविंद घोष ने कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश दासता से मुक्ति पाने के लिए आत्मबल पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अरविंद घोष ने अपने राजनीतिक विचारों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर बल दिया। उनका मानना था कि अगर हम विदेशी वस्तुएं प्रयोग करते रहें तो हमारे अंदर आत्मविश्वास नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, हमारे अंदर जो है नई चीज़ें तैयार करने की भावना नहीं होगी। अगर हम स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग नहीं करते तो इससे गरीबी और बेरोजगारी फैलेगी। विदेशी उद्योग जो है लगातार मजबूत होते जाएंगे। इसलिए भारत को विदेशियों का सामान बहिष्कार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारतीयों को स्वदेश निर्मित वस्तुओं के निर्माण पर अधिक बल देना चाहिए। भारतीयों के साथ साथ देश के विकास के लिए उन्होंने कहा कि स्वदेशी को हमें अपनाना चाहिए। उन्होंने माना कि ब्रिटिश सरकार भारत से कच्चा माल ले जाकर वहाँ की मंडियों में तैयार माल करके वापस भारत में ऊंच मूल्यों पर बेचा जाता है और इससे भारत के लोगों की क्रय शक्ति कम होती है, इससे बेरोजगारी बढ़ती है, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर होती है और इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत होती है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों से संबंधित, उनकी राजनीतिक धारणा, उनके राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक दृष्टिकोण, राजनीतिक मान्यताएं किस प्रकार की थी। अरविंद घोष के राजनीतिक विचारों से संबंधित ये लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो इस लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।